जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति के बारे में कि कार्बन का मतलब क्या सबसे अच्छा गुण है जो ये प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। हम भी कार्बन से बने हुए हैं, लकड़ी भी कार्बन से बना हुआ है। मतलब जितने भी जीव है ना, जितने भी जीव हैं उनमें ज़्यादातर कार्बन यूज हुआ है। जैसे हम बने हैं तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो कार्बन हमारे अंदर ज़्यादा, मतलब जीवों के अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन होता है। लकड़ी है, लकड़ी में सबसे ज़्यादा कार्बन है। कोयला कौन चीज़ से बना है? लकड़ी से बना है। तो लकड़ी में या कोयले में मतलब कार्बन हमारे प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। ये क्यों बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसके गुण क्या हैं, इसी के बारे में आज हमको डिस्कशन करना है। सर्वोत्तमुखी प्रकृति मतलब कि ये सबसे अच्छा क्यों है, सभी तत्वों से अच्छा क्यों है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसकी प्रकृति के बारे में, जैसे आपकी प्रकृति होती है कि आप क्लास के सबसे बिगड़े लड़के हैं, ऐसे ही आपकी प्रकृति होती है, ऐसे कार्बन की प्रकृति है। ठीक, तो इसी के बारे में आज हमको पढ़ना है। अब देखिए, हम पिछले लेक्चर में आपको कार्बन से बॉन्ड बनाने के बारे में हम बताए थे। बॉन्डिंग होती कैसे है यही बताए थे हम आपको कि बॉन्डिंग कैसे होती है। तो बाबू हम आपको उसमें बताए थे कि बॉन्डिंग कुछ नहीं होता है। जब यौगिक बनता है ना, क्या होता है, जब यौगिक कोई बनता है, कंपाउंड कोई बनता है, तो उसके लिए हमको बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है। जैसे दो लोग का शादी होता है तो उसके लिए हमको मतलब रिश्ता तय करना पड़ता है। लड़की आपके घर आती है, ऐसे बॉन्डिंग बनता है, रिश्ता बनता है। ठीक, वैसे जब यौगिक हम बनाते हैं तो उसमें दो तत्व आपस में मिलते हैं, दो तत्व आपस में मिल के यौगिक बनाते हैं। अब इन दोनों को मिलाने के लिए इन दोनों के बीच एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, बिना रिश्ता का यूं नहीं जुड़ते हैं सब। तो उस रिश्ते को नाम हम देते हैं बॉन्डिंग। इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब देखिए बॉन्डिंग होता कैसे है। तो बॉन्डिंग की प्रक्रिया को हम बताए थे, क्या बताए थे कि अगर कोई चीज़ है उसमें बॉन्डिंग हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से होता है या इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से होता है। इन्हीं दो चीज़ों से होता है। या तो कोई अपना इलेक्ट्रॉन दान करके उसके साथ रिलेशन बना ले, या कोई अपना इलेक्ट्रॉन साझा करके उसके साथ रिलेशन बना ले, तब जा कर के बॉन्डिंग होता है। जब दान होता है तो आयनिक बॉन्ड, जैसे देखिए यहाँ पे है H और H, दो मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का हमको अणु एक बनाना है। H2 का लिखा हुआ देखे होंगे ना, H2 हाइड्रोजन गैस, देखे है ना हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या है, इसको हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। देखिए वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये H2 बना कैसे, ये दोनों एक कैसे हो गए, है एगो हाइड्रोजन, है एगो हाइड्रोजन, दोनों मिलके एगो हाइड्रोजन बन गया, हाइड्रोजन का एगो अणु बन गया। ये कैसे दोनों एक हो गए, इसी के बारे में हमको पढ़ना था। और हम इसके बारे में आपको बताए थे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बन गया, और यही बॉन्ड जो है ना इन दोनों को एक कर दिया। कैसे बॉन्डिंग होता है, तो देखो बाबू, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या बताता है कि उस तत्व में कितने इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1, मतलब कि इस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने प्रोटॉन हैं, इसी के बारे में ये परमाणु क्रमांक बताता है। तो मतलब हाइड्रोजन के परमाणु में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, हम क्या लिए हैं बाबू, हाइड्रोजन का 2 परमाणु लिए हैं। इसमें दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, एक ये परमाणु एक ये, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। और दोनों हाइड्रोजन जो है ना अस्थाई होना चाहते हैं। जैसे आप जब तक पढ़ रहे होंगे तब तक अस्थाई नहीं रहेंगे, जब तक मतलब सिंगल रहेंगे तब तक अस्थाई नहीं रहेंगे। लेकिन जब आपका ब्याह हो जाएगा तो आप भी अस्थाई हो जाएंगे, है ना, बाल बच्चों में उलझ जाएंगे, अस्थाई हो जाएंगे। इससे तो अस्थाई नहीं होते हैं वो मतलब उजड़ जाते हैं एकदम। देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ, अस्थाई होना है। दोनों परमाणु जो है ना जब तक सिंगल हैं सब तब तक अस्थाई होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, जैसे आप हैं। तो सेम वैसे ये दोनों परमाणु स्टेबल होना चाहते हैं, और स्टेबल होने के लिए इनको बॉन्ड बनाना पड़ता है। स्टेबल होने के लिए हाइड्रोजन जो है ना कहता है कि अगर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन रहता तो हम अस्थाई रहते, लेकिन इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो कहता है इस हाइड्रोजन परमाणु से कहता है कि चलो हम लोग बॉन्डिंग करते हैं। क्या कहेगा, चलो बॉन्डिंग करते हैं। कहेगा कैसे, तो ये दोनों अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है ना इसको बीच में रख देंगे सब, कहेंगे
कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हमारा दोनों पूरा हो जाएगा, हम अस्थाई हो जाएंगे, जब हमको ज़रूरत पड़ेगा तो हम अस्थाई हो जाएंगे। इस टाइप से हम बताए थे। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बन जाता है बॉन्ड। क्या बन जाता है? बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनता है। कहाँ कहते कि दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। जैसे साझा का मशीन खरीदाता है ना, वैसे ही सेम। तो साझा का मशीन मतलब दो लोग आपस में पैसा मिला के वो कंपनी खड़ा करती है, वो कंपनी साझा का हो गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है। हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिए सब, और दोनों जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का हक है, दोनों का हक है। ठीक, तो ये साझा का इलेक्ट्रॉन हो गया और साझेदारी द्वारा बॉन्ड बना है। कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है? तो बाबू एक परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन साझा किया है, मतलब कि एक परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है उतना ही बॉन्ड बनता है। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो बाबू आज से याद रखना, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यानी एक ही बॉन्ड से जोड़ सकता है, एक ही बॉन्ड बना सकता है, बस। इसका अधिकतम बॉन्ड बनाने की क्षमता एक। अब देखो दूसरा चीज हम बताते हैं आपको। जैसे हीलियम है, हीलियम तो अस्थाई रहता है, ये किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाता है। देखिए हीलियम और हाइड्रोजन, इन दोनों के बारे में हम अपवाद आपको बताए थे। हीलियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। हीलियम और हाइड्रोजन, इसके अगर बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो अस्थाई है, और नहीं है तो नहीं अस्थाई है। तो हीलियम और हाइड्रोजन, देखो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, मतलब कि इसके परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन 2 ठे हैं तो अस्थाई है, कोई दिक्कत नहीं है, अस्थाई है। 2 है, अस्थाई है, तो ये 2 लेकर के ही अस्थाई रहता है हीलियम। वैसे ही हाइड्रोजन भी 2 लेकर के अस्थाई रहता है, लेकिन हीलियम के पास पहले से ही 2 है और हाइड्रोजन के पास 1 था पहले से, इसलिए बॉन्ड बनाना पड़ा। अब हीलियम को बॉन्ड बनाने की जरूरत है नहीं, कैसे कि साधु संत बना पहले ही से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब हम आगे चलते हैं। आगे मान लीजिए कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो कार्बन देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, और 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक है, मतलब इसका परमाणु का नाभिक है ये, कार्बन के परमाणु का ये इसका पहला कोश, और ये हो गया इसका दूसरा कोश। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, कार्बन के देखो हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ करके जितने भी हमारे पास तत्व आएंगे ना, सभी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी होते हैं, सभी के जितने भी। अब हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ दो, हाइड्रोजन और हीलियम जो होते हैं अपने बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन इन दोनों के अलावा आप जितने भी तत्व रहेंगे उनके बाहरी कोश में हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी ये अस्थायी रहेंगे। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, फिर से दोहरा रहे हैं, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन 6, पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरता है। इस सब के बारे में बताया, नहीं समझ में आ रहा है जाके देखिए पिछला लेक्चर, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे 2 और 4 इस कोश में, यानी इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। लेकिन बाहरी कोश देखो, ये अंदर वाला कोश है, अंदर वाले कोश से कोनो मतलब नहीं, अंदर वाले में 2 है, कोनो बात नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन ये कार्बन जो है इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? तो बाबू 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन खोजेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास 4 है और इन 4 खोजेगा तभी 8 होगा, है ना। तो अब जाएगा अलग अलग लोगों के पास जाएगा, मान लीजिए कार्बन का परमाणु है, अलग अलग लोगों के पास जाएगा, अलग अलग लोगों के पास जाएगा तो बॉन्डिंग करेगा। तो बॉन्डिंग कैसे होती है? 4 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, और हाइड्रोजन मान लीजिए हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के पास गया, 4 हाइड्रोजन इससे बॉन्डिंग करने के लिए तैयार हो गए। ठीक, इसके साथ बॉन्डिंग करने के लिए तैयार हो गए कार्बन के साथ। तो सभी हाइड्रोजन के पास बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इसको चाहिए, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन एक हाइड्रोजन 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 4 हाइड्रोजन से मिलेगा। क्या करेगा? 4 हाइड्रोजन परमाणु से मिलेगा जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, इस बॉन्डिंग हम पूरा पढ़ा चुके हैं, अब इसमें बस दोहरा रहे हैं एक चीज बताने के लिए। अब देखिए इसमें होगा क्या,
आपको याद नहीं ना रहता इसलिए दोहराना पड़ता है। देखिए होगा क्या, ये शेयरिंग से बॉन्ड बना रहा था ना, सेम वैसे ही ये अब होगा। देखिए अब हाइड्रोजन कहेगा हम बॉन्ड तो बनाएंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन अपना बीच में रखो, हम भी अपना एक बीच में रखते हैं, दोनों लोग का ये एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। कहेगा हाँ ठीक है। तो ये कार्बन क्या करेगा, देखो हम ऐसे अभी बनाए थे लुईस बिंदु संरचना, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे ना, वही उसी से समझा रहे हैं। देखिए कार्बन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन बाबू, तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाहरी कोश में होते हैं। ये हम आपको अभी दिखाए हैं परमाणु बना करके। ऐसे परमाणु है कार्बन का, पहला कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, बताए हैं ना। तो बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अलग करने के लिए हम क्रॉस से इसको व्यक्त करते हैं। 4 को हाइड्रोजन से मिला है बॉन्डिंग करने के लिए। अब बॉन्डिंग होगा कैसे, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, जो क्रॉस से दिख रहा है वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और जो बिंदु से दिख रहा है वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश की इलेक्ट्रॉन इसमें लेते हैं। अब बॉन्डिंग कैसे होगा, तो देखो बॉन्डिंग होने के लिए ये हाइड्रोजन जो है कहेगा एक अपना इलेक्ट्रॉन दो, एक हम अपना लेके स्थायी हो जाएंगे। ये कहेगा ठीक है ले लो सब लोग, तो मतलब सब जो है अपना अपना और इसका एक लेकर के अस्थायी हो जाएंगे हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन के बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही, मतलब सभी के बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कार्बन कहेगा हम तुम लोगों को ऐसे थोड़ी ना दिए हैं, अपना इलेक्ट्रॉन भी हमको दो। तो ये कार्बन जो है इन चारों हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अस्थायी हो गया। तो मतलब इसके पास भी 8 हो गए। देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके भी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और इन सब के भी बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन कितने, देखो कार्बन और एक हाइड्रोजन, देखो कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन और एक हाइड्रोजन, कार्बन और एक हाइड्रोजन, 4 को हाइड्रोजन है। कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है बाबू, तो देखो 1 इलेक्ट्रॉन, कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। मतलब हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो साझेदारी जितने इलेक्ट्रॉन की होती है उतना ही बॉन्ड बनता है। तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन गया। अब कार्बन भी अस्थाई हो गया, हाइड्रोजन भी अस्थाई हो गया, कार्बन भी अस्थाई हो गया, हाइड्रोजन भी अस्थाई हो गया, समझे। तो सब कोई अस्थाई हो गया, इसमें चारों जो हैं अस्थाई हो गए और ये बन गया, ये एक यौगिक बन गया, ये एक यौगिक बन गया, इसका स्ट्रक्चर है ये। और ये कैसे, इसको बोलते हैं हम CH4। देखो कैसे, C एगो H4 गो यानी CH4, ऐसे लिख देंगे CH4, खत्म, कोनो कहानी नहीं, सिंगल बॉन्ड के साथ H जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बॉन्डिंग होती है। अब इसमें ये ध्यान दो कि कार्बन को बंध बनाया है, तो कार्बन 4 को बंध बनाया है। आज से याद रखना कि कार्बन कभी भी बनाएगा 4 बंध बनाएगा। कितना बंध, 4 बंध बनाएगा। हाइड्रोजन कभी भी बनाएगा केवल और केवल 1 बंध बनाएगा, ठीक। तो कार्बन कभी भी 4 बंध, हाइड्रोजन कभी भी 1 बंध, याद रखना। अब इस चीज को याद रखना। दूसरा, अब मान लो ऑक्सीजन जो जो हमारे काम में आएंगे कुछ समय बाद, उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है आपका 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू, 8 होता है। अब ये परमाणु क्रमांक का मतलब कि इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या। अब ऑक्सीजन का परमाणु बनाते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन का परमाणु। अब देखो इसमें पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 2 बचा, कितना 8 था हमारे पास, 2 भर दिए, कितना बचा 6 बचा, 6 इस कोश में भर देते हैं। तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन इस दूसरे कोश में भर गए। यानी बाहरी कोश में ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो हम यहाँ पे लुईस बिंदु संरचना बनाते हैं और लुईस बिंदु संरचना में क्या करेंगे, हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ही बनाएंगे। देखिए थोड़ा सा हम 6 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे बनाएंगे, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन बंध बनाना सोचेगा, क्या कहेगा कि हम भी अस्थाई होंगे लेकिन हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है बाहरी कोश में। तो कहेगा चलो हम भी किसी के साथ मिलते हैं। तो ये हो सकता है कार्बन के साथ जाके मिल जाए, ये हो सकता है हाइड्रोजन के साथ जाके मिल जाए, मतलब किसी के साथ मिल सकता है। अब कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 4 इलेक्ट्रॉन,
4 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 4 चाहिए। तो इससे ऑक्सीजन को बंद बनाने के लिए ऑक्सीजन अपना दो ही खोज रहा है, मतलब 2 ही देगा। देखो जो भी परमाणु जितना इलेक्ट्रॉन खोज रहा है उतने ही इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। इसके पास, इस ऑक्सीजन परमाणु के पास बाहरी कोश में 6 गो इलेक्ट्रॉन है, अस्थायी होने के लिए 8 गो लगता है ना। ऑक्सीजन परमाणु के बाहरी कोश में, बाहरी सेल में क गो इलेक्ट्रॉन, तो 6 गो नंबर, तो 6 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन चाहिए अब को गो 8 गो, मतलब 2 गो का कमी है। 2 गो का कमी है, मतलब ऑक्सीजन जो है अपना 2 ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में लगा सकता है, 2 ही इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। कार्बन है, कार्बन की स्थिति देखो, कार्बन के बाहरी कोश में कहो तो 4 गो इलेक्ट्रॉन चुपचाप बैठे हैं। अब कहेगा हमको और ही 4 गो चाहिए, और 4 गो जितना चाहिए उतना देना भी पड़ेगा, है ना। तो देखो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मतलब 2 देना भी पड़ेगा, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए मतलब 4 देना भी पड़ेगा, और 4 लेगा भी, ठीक। तो मतलब शेयरिंग के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये किस पे निर्भर करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हमको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेगा। यहाँ पे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन इसके भाग लेंगे। और ये ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन के पास 6 गो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 2 चाहिए, तो 2 ही बस इसके बॉन्डिंग में भाग लेंगे। इतना समझ में आया आपको। अब देखिए हम इसका बॉन्डिंग करते हैं। ये मान लीजिए कार्बन है, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में क्या होता है, ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ पे रुकिए, हम इसको बिंदु संरचना से बना रहे हैं, लुईस बिंदु संरचना, इसमें अलग बनाएंगे ना इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 2 4 और 2 6, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर बना देते हैं, थोड़ा बनाने में आसानी रहेगी, बॉन्डिंग करने में। अब ऑक्सीजन कहेगा कार्बन तुम हमसे 2 गो बंद बना सकते हो, तो कहेगा और क्या करें, 2 गो बंद बना सकते हैं हमको, और ही तभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो कहेगा एक ऑक्सीजन परमाणु को और भी बनाते हैं, उससे बंद बना लो। तो कहेगा ठीक है, लाओ दूसरा ऑक्सीजन परमाणु, दूसरा ऑक्सीजन परमाणु आएगा। अब देखो अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन परमाणु को दोनों में बाहरी कोश में 6 गो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। अब देखो इस ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये लेके हो गया अस्थाई, 2 2 4 2 6 और 2 8 हो गया। ये ऑक्सीजन परमाणु देखो 2 2 4 2 6 और 2 8 लेकर के ये अस्थाई। अब कार्बन कहेगा दोनों को हम जौन ची खातिर इलेक्ट्रॉन दिए हैं वो मेरा शर्त पूरा करो, तो दोनों से 2 2 गो इलेक्ट्रॉन लेके ये अस्थाई। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया ना। लेकिन अब देखो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ है, तो ऑक्सीजन अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन दिया है, कार्बन भी अपना 2 गो इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन कार्बन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, इधर का भी एक ऑक्सीजन कार्बन को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो बाबू कितना इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 गो, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब डबल बॉन्ड, ठीक, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। अब यहाँ से याद रखना कि ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाता है। तो 3 चीज़ों के बारे में अब तक हमको याद रखना है, इस चैप्टर में ज़रूरत जो पड़ेगा इसी के लिए हम बता रहे थे। कार्बन कितना अधिकतम बॉन्ड बनाता है, 4, हाइड्रोजन कितना बनाता है, 1, और ऑक्सीजन कितना बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है 2, सल्फर भी 4 बनाता है, सल्फर भी 4 बनाता है, ठीक। अभी देखा जाएगा, चलिए आगे जिसकी ज़रूरत बनेगी हम देखते जाएंगे। बस समझिए कि यहाँ पे इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको बताएं। अब यहाँ पे कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो मतलब ये सबसे अच्छा क्यों है, आखिर अच्छा है तभी तो प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में है, हमारे शरीर के अंदर है, आपके शरीर के अंदर है, लकड़ी में है, हर मतलब जीव के शरीर के अंदर है, पेट्रोलियम में है, हर ईंधन में है, सभी ईंधनों में लगभग जितने भी हम ईंधन जलाते हैं सब में कार्बन उपस्थित होता है। अब ये कार्बन जो है जब हम बाइक चलाते हैं तो धुआं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, तो कार्बन उसमें भी है।
तो कार्बन हर जगह है, मतलब इसका गुण कुछ है, और वो गुण क्या है इसी के बारे में हमको अध्ययन करना है, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो देखो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, सबसे अच्छा इसका गुण क्या है जिसकी वजह से ये सभी जगहों पे पाया जा रहा है। ठीक, जैसे कोई फेमस हो जाता है, कोई मतलब कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया, तो इसका मतलब कि उसका कुछ अच्छा सा गुण है, इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। जैसे रतन टाटा जी हैं, वो पूरे वर्ल्ड में अभी भी जाने जाते हैं उनके मृत्यु के बाद भी। क्यों? क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में फेमस थे, वो अच्छे इंसान थे, अपने अच्छाई के लिए जाने जाते हैं। वैसे कार्बन जो है पूरे वर्ल्ड में का है, हर जगह मिलता है। इसकी क्या विशेषता है इसी के बारे में हमको समझना है यहाँ पे। तो देखो कार्बन जो है 4 सहसंयोजक बंध किसी भी परमाणु के साथ आसानी से बना लेता है। इसका गुण क्या है कि कोई भी रहेगा ये नहीं देखेगा कौन परमाणु है, इससे इसको मतलब नहीं है, बस ये 4 बंध सहसंयोजक बंध बना लेगा, किसी भी परमाणु के साथ बना लेता है, जिससे यह श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। इसका यह गुण श्रृंखलन कहलाता है। अब देखो कैसे, अब हम कह रहे हैं, देखो 3 चीजें हम आपको बताए हैं, कार्बन अधिकतम 4 बंध, हाइड्रोजन 1 बंध, ऑक्सीजन 2 बंध, इसी के लिए बताए थे। मान लो कई गो कार्बन है, कई गो कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब देखो इस कार्बन का कितना बंध पूरा हो गया, तो 1 बंध इस कार्बन का देखा जाए तो 1 बंध बन गया, मतलब कि 3 और बंध खाली है, तीनों में हाइड्रोजन आके बंध बना लिए, तो ये भी बॉन्डिंग हो गया। एक कार्बन का 4 बंध, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 है। ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस कार्बन का 1 बंध 2 बंध और 2 हाइड्रोजन इसमें भी जोड़ दो, इसका भी 4 बंध कंप्लीट हो गया। और देखो आगे यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, पहले से 2 बंध बना हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, 4 बंध। यहाँ पे 1 ही बंध बना है, मतलब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। अब यहाँ पे 3 बंद हो गए। अब ये देखो श्रृंखला एक बन रहा है, श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, एक सीधा रस्सी टाइप का भी स्ट्रक्चर बनता जाएगा। अब चाहो ना तो आप इसके आगे भी कार्बन लगाते जाओ, जहाँ तक मन करे लगा सकते हो। ऐसे भी यौगिक रहते हैं सब कार्बन के। तो ये जो है श्रृंखला का भी निर्माण करता है। श्रृंखला का मतलब कि एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर का भी निर्माण कर लेता है, और इसी गुण को हम श्रृंखलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं, कि कितना हूँ लंबा श्रृंखला बना दे रहा है, कितना हूँ लंबा चैन बना दे रहा है, तो इसी गुण को इसको हम बोलते हैं श्रृंखलन। ठीक, श्रृंखलन तो याद रखना। कार्बन का आबंध प्रबल होता है, अतः इसके यौगिक अस्थायी होते हैं। आबंध का मतलब देखिए, 2 परमाणुओं के बीच जो रिलेशन है, जिस वजह से दोनों परमाणु साथ हैं, उसी को हम आबंध बोलते हैं। जो बनाए हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से, क्या है, ये पास में है, इनके साथ रिलेशन है, और रिलेशन की वजह से ये यौगिक बनाए हुए हैं। अब देखो ये कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बीच जो बंध है ना, ये प्रबल है। प्रबल का मतलब बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे आप लोग हैं, एकदम खास दोस्त होते होंगे, कोई अगर फोड़ दे आपके स्कूल में, मतलब आप दोनों को भड़का दे एक दूसरे के खिलाफ, आप लोग अलग नहीं होंगे। काहे से कि एक दूसरे पे विश्वास है, बहुत मजबूत विश्वास है, अटूट विश्वास है। ऐसे ही तो जल्दी टूटेंगे नहीं आप लोग। ऐसे ही सेम यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच है, यहाँ पे बॉन्डिंग जो है बहुत मजबूत है, और जब मजबूत है तो टूटेगा नहीं, और जब तक टूटेगा नहीं ये अस्थाई ही है ना। अस्थाई करने के लिए तो हम यौगिक बनाए थे, तो इसके यौगिक अस्थाई होते हैं। अब मान लो अगर ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये कार्बन भी अस्थाई हो जाता है, कार्बन भी अस्थाई हो जाता, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला ये भी अस्थाई हो जाता। तो ये दोनों किसी को खोजने लगते, और मतलब किसी और के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए खोजने लगते। तो ये कार्बन जो है किसी और के साथ, मान लीजिए ऑक्सीजन के साथ बंध बना लेता, 5 बंध वैसे नहीं बनता है, लेकिन ऑक्सीजन OH के साथ बॉन्डिंग कर लेता। ठीक, तो क्या होता अभी बताएंगे। मान लीजिए कोई यौगिक है OH, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता तो क्या होता। तो देखो पहले हाइड्रोजन था, अब ऑक्सीजन आके बीच में जुड़ गया, मतलब ये यौगिक बदल गया। क्या हो गया? यौगिक बदल गया। बीच में कोनो परमाणु अगर अलग आ गया, ये यौगिक बदल गया। ठीक, तो यौगिक बदल जाता है। अब जैसे यहाँ पे था H2 मतलब होता है हाइड्रोजन, H2 मतलब होता है हाइड्रोजन, और H2O मतलब पानी, जल। तो देखो ना यौगिक बदल गया। काहे से कि ऑक्सीजन बीच में आके जुड़ गया।
है ना। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है, जब अगर टूटेगा, मान लो टूट गया, तो ये भी किसी को अस्थायी होने के लिए खोजने लगेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तब दिक्कत हो जाएगा। तब ये यौगिक जो पहले था वो नहीं रह जाएगा, अब दूसरा यौगिक बन जाएगा। जैसे यहाँ पे H2 था, ऑक्सीजन आके जुड़ गया, दूसरा यौगिक बन गया, हाइड्रोजन गैस से पानी बन गया। तो वैसे यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, हाइड्रोजन हट गया, दूर हट गया, बीच में आके ऑक्सीजन जुड़ गया। ये जो पहले यौगिक था अब नहीं है, अब बदल गया, मतलब अस्थाई नहीं रहता। अगर बॉन्डिंग कमजोर रहता तो अस्थाई नहीं रहता, अस्थाई मतलब नहीं रहता, ठीक। तो अस्थाई रहने के लिए इसकी बॉन्डिंग मजबूत है, जल्दी बंद टूटता ही नहीं है कि बीच में ऑक्सीजन आके जुड़े। तो इसके यौगिक अस्थाई होते हैं, यही बोल रहा है कि इसके यौगिक अस्थाई होते हैं। इसमें जल्दी जुड़ने के लिए बंद टूटना तो चाहिए ना, तब ना मतलब ये यौगिक बदलेगा। देखिए होता क्या है, जल बनने के लिए H2 है ना, H2 कैसे बॉन्डिंग क्या रहता है, H और H बॉन्ड, बीच में इस बंद को तोड़ करके और ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का मैक्सिमम बॉन्ड 2 होता है, बना लिया 1 2, और हाइड्रोजन का मैक्सिमम 1 1 बॉन्ड। देखो सबकी बैलेंसी पूरी है, सब जितना जितना बॉन्ड बनाते हैं बनाए हुए हैं। तो H2O का फार्मूला क्या हो गया, देखो HO और H, ऐसे बॉन्डिंग होता है ना। हाइड्रोजन का 1 बंद पूरा है, हाइड्रोजन का 1 बंद पूरा है, ऑक्सीजन का 2 बंद, 1 और 2 पूरा है, ठीक। दोनों का बॉन्डिंग पूरा है। और ये यौगिक ही बदल गया, काहे यौगिक बदल गया, कैसे कि बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया, बस इसी वजह से बदल गया। और जुड़ा कैसे, तो जब बॉन्डिंग टूटा तभी जुड़ा, और जब बॉन्डिंग टूटा तो जुड़ा, तो यौगिक ही बदल गया, मतलब यौगिक अस्थाई है। H2 जो हम बनाए ये अस्थाई है, अस्थाई का मतलब बॉन्डिंग टूटते ही यौगिक दूसरा यौगिक बन गया, ठीक, दूसरा चीज बन गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग मजबूत है, दूसरा परमाणु जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ने में इसको दिक्कत होगा। यानी ये जो यौगिक है, जो कार्बन परमाणु यौगिक बनाते हैं ये अस्थाई होते हैं, जल्दी बॉन्डिंग टूटता ही नहीं है, इसलिए ये अस्थाई होते हैं। तो कार्बन आबंध प्रबल होता है, तो इसके यौगिक अस्थाई होते हैं, मतलब एक यौगिक दूसरे यौगिक में नहीं बदलता, दूसरे परमाणु के साथ जुड़ करके दूसरा यौगिक नहीं बनाता जल्दी, तो अस्थाई होते हैं। अब ये जो कार्बन के यौगिक होते हैं ये मेनली 2 टाइप के होते हैं। कार्बन के यौगिक जो होते हैं आकार के, संरचना के आधार पे, जिसे हम देखिए हम अभी बनाए थे कार्बन मेथेनिक बनाए थे, CH4 ऐसे बनाए थे। अब ये हम बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग दिख रहा है, संरचना थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है ना। अब मान लीजिए हम ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कार्बन 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 ऐसे बन गया, ठीक, ऐसे। तो देखो सभी कार्बन का 2 2 बंद पूरा है, कितना बंद पूरा है, 2 2। देखो कार्बन, इस कार्बन का 1 बंद ये, 1 बंद ये, इस कार्बन का देखा जाए तो 1 बंद ये, 1 बंद ये, दोनों बंद पूरा है। कार्बन का, इस कार्बन का 1 बंद ये, 1 बंद ये, दोनों बंद पूरा है, मतलब कि दोनों का 2 2 बंद बस खाली है। इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन गया 4 4 बंद सभी कार्बन का, सभी कार्बन का 4 4 बंद भी बन गया। तो मतलब ये यौगिक बन गया। लेकिन ये देखो घुरियाया हुआ स्ट्रक्चर है, ये सीधा सीधी है, वो सीधा थोड़ा है। तो स्ट्रक्चर के आधार पे, यानी संरचना के आधार पे कि कैसा दिख रहा है, इस आधार पे कार्बन के यौगिक को हम 2 भागों में बांटते हैं, 2 तरीके से पढ़ते हैं। एक पहला होता है एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। ये क्या होते हैं, एलिफैटिक और एरोमेटिक। देखो एलिफैटिक देखो, इसमें L समान संरचना बन रहा है, L के समान संरचना बन रहा है। ये हम ट्रिक बता रहे हैं। तो L के समान जिसमें ज़्यादा संरचना बनेगा वो एलिफैटिक है, मतलब जिसमें श्रृंखला रहेगा वो एलिफैटिक है। और जो रिंग बनाएगा, देखो ये कार्बन कार्बन एक गोला बना दिए हैं, सब रिंग बना दिए हैं, सब इस टाइप का रिंग बना दिए हैं, ये एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो बाबू एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक और एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक में अंतर क्या है, कार्बन के वे यौगिक जिनकी संरचना श्रृंखला के रूप में, खुली श्रृंखला, खुला चेन के रूप में होता है, मतलब कि कितनों बढ़हन रस्सी के बराबर होगा, ठीक, रस्सी के जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसको बोल देंगे एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक।
जिसका स्ट्रक्चर रस्सी के जैसा होगा उसको बोल देंगे कार्बनिक एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक, और जिसका स्ट्रक्चर गोल होगा उसको बोलेंगे एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। तो देखो यहाँ पे रिंग बन गया था, यहाँ पे एक पूरा साइकिल हो गया था। देखो ऐसे ही बनता है बॉन्ड, ऐसे बनता है। देखो कार्बन के बीच ऐसे बहुत ज़्यादा साइक्लिक बॉन्ड भी बनता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा साइकिल के रूप में भी कार्बन जुड़ सकते हैं। देख रहे हो यहाँ पे कितने कार्बन जुड़ गए, और ये कैसे हैं? तो साइकिल के रूप में, साइकिल के रूप में। समझ में आया? तो जब कार्बनिक यौगिक साइकिल के रूप में होते हैं, एक वलय के रूप में होते हैं, एक छल्ले के रूप में होते हैं, तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक। और जब कार्बनिक यौगिक जो है सीधा एकदम रस्सी टाइप का स्ट्रक्चर बनाते चले जाएंगे सीधा सीधा, तो उसको बोलेंगे एलिफैटिक कार्बनिक यौगिक। तो एलिफैटिक सीधा सीधा श्रृंखला रहेगा, एरोमेटिक में वलय बनेगा, रिंग बनेगा, ठीक, तब जाकर के एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक होगा। तो ये है संरचना के आधार पर कार्बनिक यौगिक के प्रकार। अब चलिए, अब हम समझते हैं कि इसके बॉन्डिंग के आधार पे हम कार्बनिक यौगिक के प्रकार के बारे में समझते हैं, बॉन्डिंग के आधार पे। तो देखो बाबू, बॉन्डिंग के आधार पे भी दो ही प्रकार के होते हैं। बॉन्डिंग के आधार पे कार्बनिक यौगिक दो ही प्रकार के होते हैं, बंध के आधार पे, आबंध के आधार पे। आबंध के आधार पे कार्बनिक यौगिक पहला जो होता है वो होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन या संतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त, अभी बता रहे हैं हाइड्रोकार्बन क्यों बोले हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक, संतृप्त कार्बनिक यौगिक। यहाँ पे एक है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। अब देखो संतृप्त कार्बनिक यौगिक और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक में क्या अंतर है। अभी हम बॉन्डिंग कर रहे थे तो कार्बन जो है कभी सिंगल बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है तो सिंगल बॉन्ड ऐसे बन जा रहा है, कभी कार्बनिक बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बनिक यौगिक बना रहे हैं तो कभी ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्डिंग कर दे रहा है ना, कभी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग कर दे रहा है, कभी जो है कभी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना दे रहे हैं, सब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बना दे रहे हैं। मतलब ये कार्बन जो है कई टाइप का बॉन्ड बना रहा है। इस हिसाब से हम इसको दो भागों में बांटे, पहला है संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरा है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड और इसको बोलते हैं अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। या देखिए अब एक चीज आता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन, एक शब्द आता है हाइड्रोकार्बन, कहीं कहीं इसको लिखता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और कहीं कहीं इसको लिखता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन क्या होता है? तो देखो जिस भी यौगिक में कार्बन के जिस भी यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित रहेंगे हाइड्रोकार्बन। बस हाइड्रोकार्बन कोई भी पूछेगा ना, कहिएगा जौनी यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन है मतलब वो हाइड्रोकार्बन है। जौनी यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन है मतलब हाइड्रोकार्बन है। जैसे मेथेन हो गया, मेथेन में एक है कार्बन और 4 है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोकार्बन है। बस हाइड्रोकार्बन कुछ भी नहीं है, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो संतृप्त कार्बनिक यौगिक को कभी कभी लिखता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों लिखता है? देखिए जानते हैं क्या होता है, ज्यादातर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। और देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया ना, यहाँ बैलेंसिया पूरा करने कौन आएगा? तो जो सिंगल बॉन्ड बनाता होगा, है ना। तो अब ज्यादातर यहाँ पे हाइड्रोजन दौड़ा हुआ चला आता है, तुरंत इसके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेता है। देखो काहे सिंगल बॉन्ड बनाया, देखो यहाँ पे अभी बता रहे हैं, कहोगे काहे हाइड्रोजन ही आएगा, काहे बॉन्ड बनाना है। तो इस कार्बन का, एक कार्बन का अधिकतम बंध कितना बनता है? 4 बनता है। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड भी बना है तो एक कार्बन का 3 ही बंध है। एक बंध कौन पूरा करेगा? तो वही दौड़ा दौड़ा हाइड्रोजन आता है और पूरा कर देता है। यहाँ पे भी एक कार्बन का कितना बंध अभी बना है? 1 2 3 बना है। चौथा कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन पूरा करेगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आकर के बंध पूरा करता है। तो ज्यादातर कार्बनिक यौगिक जो होते हैं हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। कहाँ से कि बॉन्ड को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को आना पड़ता है और
जुड़ जाता है, ज़्यादातर हाइड्रोजन ही आता है सामान्यतः। तो इसलिए सभी जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसलिए कभी कभार यहाँ पे कार्बनिक यौगिक की जगह पे लिख देता है हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हम भी नोट्स में यही लिखे हैं, कैसे कि ज़्यादातर जगह लिखता है कार्बनिक यौगिक को संतृप्त कार्बनिक यौगिक को लिखता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक को लिखता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसीलिए हम भी लिखे, ठीक। तो वहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में बताएं। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जहां भी कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना होगा वो होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जहां भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना होगा वो होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी देखिए, अभी समझा रहे, ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। 3 तरीके से बॉन्डिंग हो सकता था, हमने बताया। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है और सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो देखो, जो इसमें सिंगल बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड वाला जितना भी यौगिक आएगा सब कहाएगा संतृप्त कार्बनिक यौगिक, माना सेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड। समझ में आया? देखो जितना भी आएगा ना सिंगल बॉन्ड वाला, देखो यहाँ पे इस कार्बन में देखो हम बनाए हैं यौगिक, कार्बन और 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एक ही बंद है, और चारों ओर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, इसमें सब जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। असंतृप्त में ये दोनों आते हैं, जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, या कार्बन और कार्बन के बीच डबल ट्रिपल दोनों हो, तो भी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या बोले हम कि बस एगो सिंगल बंध वाला को छोड़ करके सभी असंतृप्त में आ जाते हैं। सिंगल बंध वाला संतृप्त, ये दोनों असंतृप्त, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। तो संतृप्त और असंतृप्त इस हिसाब से बनाया गया। सिंगल बॉन्ड, जब कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल या डबल ट्रिपल दोनों होता है तब उसको बोलते हैं असंतृप्त, यानी अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड, ठीक। तो ये हो गया। अब समझिए आगे की चीज़ें। ये आपको डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग के बारे में समझ में आया कि डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग के आधार पे इसको हम बांटते हैं। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है मतलब कि 2 बंद यहाँ पे बीच में बना है, एक कार्बन का 2 बंद है, 2 बंद खाली है, हाइड्रोजन जोड़ दो, बैलेंस ही पूरा कर सकते हैं आप इन सभी में। आप इन सब का आप बैलेंस ही पूरा कीजिएगा। देखिए इसमें ऐसे होमवर्क दे रहे हैं फिर से भी, लेकिन आप पूरा कर लीजिए। यहाँ पे 3 बंद है, यहाँ पे 1 बंद बनेगा, 4 हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1, 4 हो गया। ऐसे इसका पूरा करके दिखाइएगा, इसका हम नहीं करेंगे। अब चलिए अब देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबू संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एक होता है जिसका नाम है एल्केन। क्या है? एल्केन। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये क्या होता है, ये होता है 2 टाइप का। एक होता है एल्केन, एल्कीन होता है, एल्कीन। देखिए इसको सही से लिख रहा है, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। एल्कीन। और दूसरा होता है एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन। दूसरा क्या हो गया? एल्काइन। तो ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें से एल्केन जो होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आता है, एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आते हैं। अब समझिए एल्केन किसको कहते हैं और एल्कीन और एल्काइन क्यों बोलते हैं। देखिए एल्केन जो होता है जिसमें कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और उसी को एल्केन बोलते हैं। मतलब कार्बन और कार्बन के बीच जब भी सिंगल बॉन्ड आएगा तो एल्केन होगा। देखो हम बता रहे हैं आपको, कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्डिंग देखी जाती है। ये नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आप देखने लगे कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये असंतृप्त है। इस हिसाब से इसमें नहीं
विभेदन किया जा सकता है। इसमें मतलब इस हिसाब से इसको नहीं वर्गीकृत किया गया है कि संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त इस हिसाब से वर्गीकृत किया गया है कि केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बंध है, दो कार्बन परमाणुओं के बीच कैसा बंध है, इस आधार पे यहाँ पे वर्गीकरण किया गया है, न कि दो परमाणुओं के बीच, दो तरह के परमाणुओं के बीच के बंध को नहीं यहाँ पे डिफाइन किया गया है, बस कार्बन और कार्बन के बीच के बंध को डिफाइन किया गया। ठीक, तो यहाँ पे समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्डिंग को यहाँ पे देखा जा रहा है, न कि कार्बन और ऑक्सीजन, ना कि कार्बन और सल्फर, ना कि मतलब कार्बन के साथ कोई भी होगा उससे मतलब नहीं है, बस कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बंध है इससे मतलब है हमको। और इस हिसाब से हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पता लगाएंगे। अब देखिए, अब एल्केन का सूत्र होता है एक CnH2n+2। अभी बता रहे हैं ये क्या होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। ये होता है। अब बताते हैं इसका मतलब क्या है। देखिए, ये जो लिखा हुआ यौगिक इसमें क्या है, तो इसमें बाबू कार्बन है, कार्बन कौ है तो 1 और 2, C2 लिख दिए, मतलब कार्बन की संख्या 2, कार्बन परमाणु की संख्या 2 है। हाइड्रोजन कौ है 1 2 3 4 5 6, C2H6 हो गया, ये C2H6 हो गया, है ना। तो यहाँ पे C2H6 लिख दिए। अब हमको है स्ट्रक्चर लंबा हो रहा है, इतना हम स्ट्रक्चर बना के देखिए कि 4 गो बंद कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगा। मान लो 10 गो कार्बन आगे जोड़ते रह जाएंगे, हाइड्रोजन भुला जाएंगे, है कि नहीं, तो भुला जाएंगे। इसलिए हमारे पास एक सूत्र आया। क्या सूत्र आया, तो देखो, जैसे 2 कार्बन है, इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए, मतलब कि कार्बन के चारों बंध को पूरा करने के लिए 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता है ना। 2 कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बना है, तो इसकी बैलेंसी पूरा करने के लिए क्या होना चाहिए, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर हम C3 लिख दें तो इस हिसाब से हमारे पास, मतलब कि कार्बन अगर एक और यहाँ पे कार्बन आ गया, तो अब बैलेंसी पूरा करने के लिए कितना हाइड्रोजन लगेगा, तो इसको बताने के लिए ये सूत्र हम बनाए हैं। C3H इसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब कैसे हम पता किए कि 8 को हाइड्रोजन लगा करके हम इसका बैलेंसी पूरा कर सकते हैं। देखिए, हम एक बार दिखा भी दे रहे हैं। C3 का मतलब कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड वाला। देखो, एल्केन हम बना रहे हैं, एल्केन कैसा होता है, संतृप्त होता है, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड। तो याद रखना, क्या बना रहे उस हिसाब से आप सूत्र लगाओगे, उस हिसाब से हाइड्रोजन इसमें लगाओगे, उस हिसाब से बॉन्डिंग करोगे। तो एल्केन हम बना रहे हैं, मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं, तो 3 गो C यानी कार्बन की संख्या 3 है। सिंगल बॉन्ड बन चुका है, इस कार्बन का 1 बॉन्ड है, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 3 हाइड्रोजन, तभी 4 बॉन्ड कंप्लीट होगा। इस कार्बन का 1 बॉन्डिंग हुआ है, 1 बॉन्डिंग ये हो गया, ये हो गया, हाइड्रोजन 3 इससे जुड़ गया। इससे जोड़ा जाए तो 2 पहले से बॉन्डिंग हुआ है, 2 ही हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा। अब गिन लो हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन जुड़ा। देखो, C3 यानी 3 गो कार्बन वाला एल्केन बनाने के लिए हमको 8 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। हम कैसे पता किए कि 8 हाइड्रोजन की आवश्यकता है, तो इसी सूत्र से पता किए। कैसे, इसी सूत्र से पता किया। अब देखो, इस सूत्र कहाँ से आया, तो N जो है ये कार्बन परमाणुओं की संख्या है, N जो है यहाँ पे हम लिखे हैं CnH2n+2। क्या लिखे हैं, CnH2n+2। अब आप हमको बताइए कि अगर C4 वाला कार्बनिक यौगिक बनाना है तो क्या करें, इसमें कितना हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तो इस फार्मूले से निकालो। Cn मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, तो 4 है, ठीक है, N की जगह पे यहाँ पे 4 हो गया। H2n, H2 N का मतलब 4, N क्या है, कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, कार्बन की परमाणु की संख्या, तो H2n और +2। अब इसको अगर आप देखोगे तो C4 और H 2 चौको 8 2 10 यानी C4H10। इस हिसाब से हम सूत्र बना करके और अगले एल्केन को हम निकालेंगे कि अगर कार्बन की संख्या बढ़ती जाए तो एल्केन जो बनेंगे सब वो कैसे बनेंगे, कितने हाइड्रोजन परमाणु उसमें लगे होंगे।
इस हिसाब से हम यहाँ पे एल्केन का निर्माण करते हैं। तो एल्केन का निर्माण करने के लिए ये सूत्र है CnH2n+2। हमको अगर बनाना है तो हम इसे बनाएंगे। अब आप लोग 10 तक एल्केन लिखिएगा, C10 तक, ठीक। C1, C2, C3, C4, C5, C6 ऐसे करके 10 तक लिखिएगा। अब मान लीजिए हमको एक ही कार्बन परमाणु लगाना है, तो एक जब लिखना होता है तो कार्बन के साथ एक नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। एक ही कार्बन परमाणु का बनाना है तो अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो एक और H और 2n है, n मतलब एक और प्लस 2 है ना। फार्मूला देखिए H2n+2, 2n, n कितना है, कार्बन की संख्या कितनी है, एक, तो एक और प्लस 2 पहले से ही, तो 2 1 2 2 4 यानी कि CH4। अभी हम इस यौगिक को बनाए थे, कैसे बनाए थे, H 4 गो बंध से जुड़ा हुआ था कार्बन के साथ, और ये क्या बनाया था, तो ये मेथेन गैस बना था, ये मेथेन गैस बना था। तो ये हो गया, देखिए कार्बन का भी 4 बंध पूरा है, हाइड्रोजन भी अपना एक एक बंध पूरा करके बैठे हुए हैं। ये हो गया कार्बन का यौगिक बनाने का फार्मूला, एल्केन का बनाने का फार्मूला। ऐसे ही अब चलिए एल्केन किसको बोलते हैं, यहाँ पे हम मिटा रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब एल्केन किसको बोलते हैं, एक चीज अब समझते हैं। एल्केन समझ में आ गया, अब एल्कीन समझते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पे नामकरण के बारे में समझेंगे। एल्कीन क्या होता है, तो देखिए एल्कीन जो होता है इसमें डबल बॉन्ड होता है, कार्बन और कार्बन के बीच जब भी डबल बॉन्ड दिखेगा मतलब ये एल्कीन है। ये कार्बन और कार्बन के बीच हमको डबल बॉन्ड दिखेगा, है ना, डबल बॉन्ड दिख गया, तो डबल बॉन्ड दिख गया मतलब ये एल्कीन है। और एल्कीन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें 2 ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसमें 2 ही हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब वो फार्मूला लगाओगे तो गलती हो जाएगा। अब इसको अगर लिखा जाए तो कार्बन कौगो है तो 2 गो है, हाइड्रोजन कौगो है तो 2 और 2 4 यानी C2H4 है। और ये फार्मूला लगा के देखो CnH2n+2, इसमें क्या है, CnH2n+2 में कार्बन की संख्या 2, ठीक, कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 2 और इंटू n मतलब कार्बन की संख्या कितना है, 2 और प्लस 2। अब देखो ये गलती हो जाएगा, C2H 2 दूना 4 2 6, C2H6 आ गया। यहाँ पे क्या है, C2H4 है। तो एल्कीन बनाने के लिए सूत्र अलग हो जाता है, और वो सूत्र क्या है, तो वो सूत्र है CnH2n, बस यही सूत्र है। बस देखिए याद कर लीजिए, एक फार्मूला आप याद कर लीजिए और 2 को घटाते जाइएगा। देखिए CnH2n+2 ये याद कर लिए ना। अब एल्कीन आएगा, ये एल्केन के लिए था, एल्केन के लिए ये फार्मूला था CnH2n+2। अगर हमको एल्कीन निकालना है तो इसमें से बस 2 को उड़ा दीजिए, 2 को घटा दीजिए, 2 घटाएंगे 2 उड़ जाएगा, तो CnH2n बस बचा। अब एल्काइन अगर बनाना है हमको तो CnH2n और -2 मतलब कि 2 को घटाते जाना है बनाने के लिए। एल्कीन मतलब कि डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच ऐसे बन गया, ऐसे। अब देखो ध्यान रखना कि सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बन सकता था, सिंगल बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बन सकता था, यानी ये एक कार्बन परमाणु वाला भी यौगिक हो सकता था एल्केन। एल्केन जो है एक कार्बन परमाणु वाला भी यौगिक हो सकता था, ये एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, चारों तरफ कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है। अब हमको एल्काइन अगर बनाना है तो हम कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं, और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बनाते हैं मतलब कि कम से कम 2 तो कार्बन चाहिए डबल बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसमें n के जगह पे कभी 1 भुला के भी मत रखना, राहे से कि सबसे छोटा एल्कीन जो होता है 2 कार्बन परमाणु वाला होता है, तो सबसे जो छोटा एल्कीन है 2 कार्बन परमाणु वाला हम बनाएं। तो n के जगह पे इस फार्मूले में देखिए, यहाँ पे फार्मूले में 1 2 3 n के जगह पे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, n शुरू करेंगे कहाँ से, तो 2 से शुरू करेंगे, 3 4, आप इसके आगे कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं रखेंगे n के जगह पे एल्कीन में। वैसे ही एल्काइन जो होता है, एल्काइन इसमें भी 2 से शुरू करते हैं, अभी बता रहे हैं एल्काइन के बारे में। अब ये आपको मालूम चल गया। अब एल्कीन क्या है, तो एल्कीन डबल बॉन्ड वाला यौगिक है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, तो एल्कीन। अब देखो
अब हम दूसरा चीज़ समझाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे C और C है तो C2 और H4 हो गया। अब हमको अगला एल्कीन बनाना है तो क्या करेंगे, C3 और ये फार्मूला लगा देंगे 2 इंटू एन, देखो 2n CnH2n, Cn हो गया 3 है और H2n, n कितना है 3 है यहाँ पे तो 3 हो गया। तो अब देखिए अब ये क्या बन गया C3H द्वितीय 6H6 ऐसे बनेगा। तो अब यहाँ से आप याद रखिएगा कैसे कि एल्कीन कैसे बना रहे हैं, एल्काइन कैसे बना रहे हैं, ऐसे C4H। अब देखिए N की जगह पे क्या रखे हैं तो N की जगह पे 4 रखे हैं, याद रखिएगा C4H2N, 2N मतलब कि 4। अब क्या करेंगे तो C4 2 चौको 8 H8, ये बन गया एल्काइन, सॉरी एल्कीन। क्या बना है, एल्कीन बना है, 4 कार्बन परमाणु वाला एल्कीन बना है। तो ऐसे आप एल्कीन बना सकते हैं, इसका ये फार्मूला होता है। आप 10 तक बनाइएगा इसको भी। तो एल्केन 10 तक बनाना है आपको, एल्काइन 10 तक, सॉरी एल्कीन 10 तक बनाना है, और एल्काइन भी जब बता दे रहे हैं तो उसको भी 10 तक बनाइएगा। अब देखिए एल्काइन बनाने का फार्मूला। अब एल्काइन बनाने का फार्मूला क्या है, तो एल्काइन जो होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एल्काइन। जब कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं एल्काइन, या कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो और फिर 2 और कार्बन आए उसमें भी डबल बॉन्ड हो तभी भी इसको एल्काइन ही बोलेंगे, तभी भी इसको एल्काइन ही बोलेंगे। तो एल्काइन, देखो एल्काइन, एल्काइन ऐसे लिखते हैं। एल्काइन क्या है, जब भी कार्बन और कार्बन के बीच जहां भी ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड हो कोई मतलब नहीं है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, एक कम से कम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो हम उसको बोल देंगे एल्काइन। देखो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है लेकिन एक भी अगर डबल बॉन्ड दिख गया तो उसको बोलेंगे एल्कीन। एक भी दिख जाना चाहिए हमको। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है, कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक बॉन्ड जो है हमको ट्रिपल बॉन्ड दिखना चाहिए तभी हम इसको एल्काइन बोलेंगे। ठीक, हमको इसके पहले वाले बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, जो बॉन्ड हम ढूंढ रहे हैं वो है कि नहीं है। ठीक, अब ये जो है इसमें डबल बॉन्ड है तभी एल्कीन है। अब इसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब ये एल्कीन नहीं रहेगा। काहे से कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, और ट्रिपल बॉन्ड जब आएगा तो ये एल्काइन बन जाएगा। तो बाबू देखो पहले से शुरू करो। अब बस अगर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तीनों है तो क्या मानेंगे, तब उसको एल्काइन मानेंगे। ठीक, तो एल्काइन है। एल्काइन का मतलब क्या होता है, एल्काइन का मतलब होता है कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड एक ना एक होना चाहिए तभी उसको एल्काइन मानेंगे। अब एल्काइन को निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिंपल एल्काइन जिसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड हो उसको निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हम जो फार्मूला बता रहे हैं ना, एल्कीन के लिए जो फार्मूला बताए हैं उसमें भी एक ही डबल बॉन्ड होगा, अधिक डबल बॉन्ड नहीं होगा, एक ही डबल बॉन्ड होगा। अगर आप डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो आपको दूसरा तब कोई फार्मूला नहीं मिलेगा, आपको तब स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। ठीक, तो स्ट्रक्चर बना के आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपके यौगिक में केवल एक ही डबल बॉन्ड है तो एक डबल बॉन्ड कम से कम होता है, एल्कीन होता है। अब यहाँ पे हम एक ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के फार्मूला बनाए, तो एक ट्रिपल बॉन्ड को लेकर के फार्मूला बनेगा तो ये बनता है CnH2n -2। ठीक, तो ये -2 बन जाता है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है एल्काइन का फार्मूला। अब चलिए हम एल्काइन बनाना शुरू करते हैं। पहला एल्काइन 2 कार्बन वाला होगा, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए, दोनों कार्बन का 3 गो बॉन्ड पूरा हो गया, एक बस हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। अब इसको अगर शॉर्ट में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, C2H2, ये हो गया एल्काइन, दिख रहे हैं। अब इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, CnH2n -2। अब अगर अगला हमको बनाना है तो क्या करेंगे, n बराबर यहाँ पे लीजिए, अब 2 तो ले चुके हैं, n का कम से कम मान होता है 2, एल्काइन में कम से कम मान होता है 2, एल्कीन में भी कम से कम मान होता है 2, बस एल्केन में 1 होता है। अब देखो यहाँ पे C2H2 हो गया। अब अगला C3 वाला बनाते हैं, n का मान 3 लिए हैं। अब यहाँ पे फार्मूले में रखिए, n का मान 3 यानी 2 3 6, n का मान 3 यानी 2 3 6 -2 यानी कि
4 C3H4। देखिए 2 3 6 -2 2 3 6, n का मान कितना लिया है 2 सॉरी 3, तो C3 हो गया, n का मान 3 तो C3 हो गया। और H2n, n का मान 3 तो 2n का मतलब कि 2 × 3, तो 2 × 3 6 और -2 = 4 हो गया, तो C3H4 होगा। इसे अगला बनाएंगे तो C4 और H6 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही आप अगला बनाते जाएंगे, बनता जाएगा, और 10 तक आप इसको भी बनाइएगा कम से कम। स्ट्रक्चर सहित बनाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो ये हो गए आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, इसके फार्मूले भी समझ में आए होंगे। आप चाहे तो फार्मूला नोट कर सकते हैं, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। देखो पहले वाले में 1 से कितना हो ले सकते हो, 1 से अनंत तक ले सकते हो। दूसरे वाले में बस 2 से लेना है, तीसरे वाले में भी 2 से लेना है n का मान। तो ऐसे याद रखना। अब एक चीज़ आपका रह गया, एक चीज़ है आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में दिया हुआ है, कार्बन के अपर रूप। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में है तो कभी भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कभी भी इसको आपके साथ बता देंगे किसी और लेक्चर में, कैसे कि ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइड्रोकार्बन का नामकरण पढ़ेंगे। पहले देखा जाएगा तो पहले कुछ और हाइड्रोकार्बन बनाया जाएगा, कुछ और चीज़ें बनाई जाएंगी कार्बन से, उसके बाद हम इसके नामकरण पे चलेंगे कि नाम क्या है। जैसे हम अभी आपको बताएं कि CH4 जो होता है ये मीथेन गैस होता है, कैसे हम मीथेन बना दिए, कैसे इसका नाम मीथेन रख दिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। IUPAC नाम एक सुने होंगे, IUPAC नाम, इसी के बारे में हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है इसको पढ़ाएं, या हो सकता है कि हम कार्बन के और सारे यौगिकों को बनाने के बारे में बताएंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। आप जा कर के लिख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म। ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में, कभी कभी का ज़्यादातर पूछ देता है, तो ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये होता है इसका फुल फॉर्म, IUPAC का फुल फॉर्म। तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ। लेकिन हाँ, आप खुद से नोट्स बनाइए इसका, और अगर ना बन पाए तो जाकर के डाउनलोड कीजिए और उससे लिखिए। ये नहीं कि डाउनलोड करके रखते हैं, तो लिखिए, तब जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। आशा है आपको सभी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।